जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। पुष्कर सिंह धामी ने जवानों और पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। पिता सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। शौर्य सेवक को किया नमन। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने लापरवाही के लगाए आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पलटवार। कहा, यात्रा का स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है कांग्रेस। उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 27 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज। चारधाम यात्रा, जमरानी बांध और सिवर प्रोजेक्ट प्रभावित। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा धरना। देहरादून में कानून व्यवस्था के लिए हाईटेक पहल। पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट अब सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े। 50 से ज्यादा प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी एक्सेस पुलिस के पास। अपराधों पर लगेगी लगाम। हरिद्वार के कनखल में खेल कोच पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। तीरंदाजी सिखाने के दौरान लंबे समय तक शोषण का मामला। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश। उधम सिंह नगर के खटीमा में गुरुवार को भव्य सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और सैन्य अधिकारी, उनके परिजन मौके पर मौजूद रहे और यह समारोह सीएम धामी के पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिकों के साहस, शौर्य, देश सेवा को नमन करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में उनका योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों का सम्मान करना पूरे समाज का कर्तव्य है। आज सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ। आज वो संकल्प पूरा हो रहा है आप सबके आशीर्वाद से। आज खटीमा में एक कैंटीन खुल रही है और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 तारीख को प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देवभूमि की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का राज्य से विशेष लगाव है, इसलिए लोग उनके स्वागत के लिए बेहद उत्साहित हैं। कार्यक्रम के तहत लगभग 12 से 13 किलोमीटर तक का रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे और इसके बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल होंगे। संगठन स्तर पर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सुरक्षा के साथ भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 14 तारीख को और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। वैसे भी मोदी जी के स्वागत के लिए देवभूमि का आम नागरिक हमेशा तैयार रहता है और मैं कह सकता हूँ इस बार 14 तारीख का उनका आगमन एक बहुत भव्यता स्वरूप के कार्यक्रम के साथ रहेगा। लगभग 12-13 किलोमीटर का उनका जो रोड शो है उसमें दोनों तरफ पूरे नागरिक उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और जहाँ सभा होगी वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम।
उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले सियासत अब गर्मा गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मास्टर प्लान के कार्यों में घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। विधायक का ये कहना है कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद अभी तक सारे काम अधूरे हैं। उन्होंने मंदिर मार्ग की अस्थायी व्यवस्था और अलकनंदा नदी के मार्ग को छोटा करने पर भी सवाल उठाए। बुटोला के अनुसार इस लापरवाही से ब्रह्मकपाल और तप्तकुंड जैसे पवित्र स्थल खतरे की जद में आ गए हैं। विधायक ने सरकार के दावों को धरातल पर पूरी तरीके से खोखला बताया है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी असुविधा होने की आशंका है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया और उसकी कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। और उसका टाइम पीरियड 2025-26 में खत्म होना, 25 में होना था, वो अभी तक उसमें 1% काम नहीं हुआ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। उससे पहले बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है। भट्ट ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से चारधाम यात्रा के लिए तैयारियों में जुटी है। अरे भैया देखो, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी। सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे। हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर बीजेपी विधायकों की बैठक पर उठे सवालों के बीच पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। बीजेपी का यह कहना है कि ये बैठक भाजपा विधायकों की थी, इसलिए केवल पार्टी विधायकों को ही बुलाया गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। जरूरत पड़ने पर उन्हें भी बुलाकर राय ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विधायकों की बैठक बुलाई थी और उन्हीं को उसमें आमंत्रित किया गया था और जब आवश्यकता होगी निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक जी को भी बुलाया जाएगा, उनसे ही वार्ता की जाएगी। जो भी राय लेनी होगी उनसे अलग से ली जाएगी, क्योंकि पार्टी का मामला है और कोई विशेषकर उनको छोड़ने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, न उनके अपमान करने का कोई इरादा है, न उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाने का काम किया है। अगर वो चारधाम यात्रा के प्रति संवेदनशील है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए संवेदनशील है, तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे सदैव खुले हैं। वो कभी भी जाकर किसी भी मसले पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ठप हो गए हैं। अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर इंजीनियर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। हड़ताल के चलते चारधाम यात्रा कार्य, डमरानी बांध और सिवर से संबंधित विकास कार्यों पर बुरा असर इसका पड़ रहा है। महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री को मांगों से अवगत करा दिया गया है। जब तक शासन स्तर पर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। हमारा एक्चुअली 27 सूत्री मांग पत्र है। इस मांग पत्र में से भी केवल 5-6 मांगे जो हमारी हैं, जो सामूहिक मांगे हैं, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं ना, क्योंकि ये 22 विभागों का एक संगठन है, 22 संगठनों का एक परिसंघ है, तो इसमें से केवल 5-6 मांगे ऐसी हैं जो कॉमन है। बाकी हमारी करीब करीब 22 मांगे जो है, 20-22 मांगे जो है विभिन्न घटक संघों से संबंधित मांग है। लेकिन हमारे जो कॉमन विभिन्न घटक संघों से संबंधित मांगों पे लगभग सहमति बन गई है और जो मुख्य 4-5 मांगे हैं उनमें भी सहमति बन गई है। केवल एक बिंदु हमारा इसमें यह है
जो हमारा 10 साल में 5400 पिछले काफी टाइम से हमको मिलता आ रहा है, वो इस 7th पे कमीशन में के आने के बाद जब से MSCP की व्यवस्था लागू हुई तब से वो रोक दिया गया है। हमारा कहना यह है कि जब कोई चीज किसी कर्मचारियों को पहले से मिलती आ रही थी, वो रोकना उन कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है। तो हमारी यही मांग है कि हमें कम से कम जो हमारा पहले से मिलता आ रहा है 10 साल में 5400 ग्रेड पे का, वो हमें दिया जाए। देहरादून में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने हाईटेक कदम उठाया है। अब शहर में सभी पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट सीधे पुलिस कंट्रोल रूम की निगरानी में रहेंगे। एसएसपी के निर्देशन पर टेक्निकल टीम इन प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस ले रही है। अब तक 50 से अधिक प्रतिष्ठानों को कंट्रोल रूम से जोड़ा जा चुका है और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने और किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई करने में इससे मदद मिलेगी। संबंध में एक बृहद मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आती हैं, उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और उसके लिए विशेष रूप से जो हमारी जो एक टीम है जो इस पर भी नज़र रखेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री अशोक यादव ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर पहाड़ की खेती और पलायन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग होने के कारण वहां खेती करना चुनौतीपूर्ण है। यादव के अनुसार छोटे जोत और संसाधनों की कमी के चलते पलायन एक गंभीर समस्या बन गई है। हालांकि उन्होंने उत्तराखंड की ऑर्गेनिक खेती की सराहना करते हुए इस राज्य के लिए सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा है कि अलग राज्य बनने के बाद चुनौतियां और अपेक्षाएं दोनों बढ़ी हैं। नहीं, वो तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं 17, 18, 19 अखबार पढ़ता हूँ, कई भाषाएं जानता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ों का पता है। उत्तराखंड में जो पलायन है वो बहुत बुरी तरह से हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। हमारी जो उत्तराखंड की खेती है उसका इरिगेशन बहुत आसान नहीं है। उसमें चूंकि खेती की जोत कम है, इसलिए सिलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आसान नहीं। जैसे आप बहुत मात्रा में खेत नहीं तो आलू नहीं कर सकते, बहुत तादाद में खेत नहीं है तो गेहूं नहीं कर सकते, सब्जी करते हो तो वो सब्जी खराब हो जाती। फिर भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में उत्तराखंड काफ़ी नाम कर रहा है, सर्टेन एरियाज काफ़ी नाम कर रहे हैं, क्योंकि नेचर वाइज आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो आपकी सब्जियां वो हमारे सारे प्लेन में जाती हैं। वो कहते हैं कि जी पहाड़ की शिमला मिर्च चाहिए, पहाड़ की उत्तराखंड की मिर्च चाहिए। नॉर्मली दैट इज मच प्योर देन द प्लेन्स। लोहाघाट में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एसडीएम नीतू डांगर के बीच तीखी बहस हो गई। आंगनबाड़ी संगठन की जिलाध्यक्ष मीना बोहरा ने यह आरोप लगाया है कि एसडीएम ने उन्हें जबरन कार्यालय परिसर से बाहर निकाला और अभद्रता की। तो वहीं एसडीएम नीतू डांगर ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बिना अनुमति के कोर्ट परिसर में धरना देना गलत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चिन्हित स्थल पर दिए जाने की सलाह दी थी। इस घटना को लेकर कार्यकर्ताओं और यूकेडी नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत ही निंदनीय विषय है ये। आज तक हम लोग जो भी धरना था अपना प्रशासन के तहसील में बैठ के देते थे, तो आज मैडम आती है, मैडम कहती बिल्कुल उठो यहाँ से, तुम लोग कैसे बैठ गए यहाँ पे बिना ये मेरा परिसर है, ये मेरा क्षेत्र है, तुम कैसे यहाँ पे बैठ गए, तुम सीधे बाहर निकलो। हमने कहा मैडम हम भी आप ही के हैं। नहीं, तुम आंगनबाड़ी विभाग के हो। मैंने कहा मैडम जब हम आंगनबाड़ी विभाग के हैं, बीएलओ भी आप ही के अंडर आता है। उस समय
समय तो आप दिन रात में हमें फोन करती हैं कि आप BLO आओ, आप BLO आओ, क्यों नहीं आओ। उस समय तो हमें हर समय बुलाती हैं, मैपिंग के काम के लिए 100% चाहिए आपको, और उसके बाद हमें बुलाने के बावजूद भी आप ना टिकट देती है ना भाड़ा दे रही है। दिन भर आप हमारी मीटिंग लेती हैं, एक गिलास चाय का आपसे नहीं होता है। और कहीं ना कहीं हम आपको क्योंकि फ्री में मिले, आज उनके द्वारा हमको भगाया गया। बहुत ही मतलब सोचनीय विषय है हमारे लिए कि इस प्रकार की घटना हमारे द्वारा, हमारे साथ एक महिला होते हुए भी उन्होंने हमें इस प्रकार से सड़कों में भगाया है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। इस सरकार ने इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए, इस प्रशासन को भी सही में रखना चाहिए कि किस प्रकार से वो महिलाओं के साथ महिला होते हुए काम करती है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। मेरे द्वारा उनको बहुत प्यार से समझाया गया कि आप पहले हमें सूचना देंगी, मेरे ही नहीं आप किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर धरना प्रदर्शन करती हैं तो पहले वहाँ के जो मुखिया हैं आप उनको लिखित में सूचित करेंगी। अगर उनके द्वारा वो अनुमति दी जाती है तभी आप वहाँ बैठ सकती हैं, अगर अनुमति नहीं है तो आप वहाँ नहीं बैठ सकती। यही मेरे द्वारा समझाया गया। और जो भी उनके द्वारा कहा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि धरना प्रदर्शन स्थल नोटिफाइड है, वहीं पे वो धरना दे सकती हैं। मेरा कार्यालय धरना प्रदर्शन नहीं है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक खेल कोच द्वारा स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। निजी स्कूल में तीरंदाजी सिखाने वाले कोच पर नाबालिग छात्रा ने लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जो गिरफ्तारी है उसके लिए दबिश दी जा रही है। एक पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर हुआ है जिसमें कि उसका जो प्रशिक्षक था स्पोर्ट्स का, उसके द्वारा बालिका के साथ गलत कृत्य किया गया है। और जो बालिका थी पहले वो डर की वजह से उसने अपने परिजनों को नहीं बताया, और बाद में जब उसके परिजनों को बताया गया उसके द्वारा तो परिजनों द्वारा पुलिस को संपर्क किया गया। तत्काल इसमें मुकदमा लिख दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसके अरेस्टिंग के लिए उसकी जो एक्यूज्ड है उसकी लोकेशन दूसरे राज्य की आई है, तो ऑलरेडी हमारी पुलिस टीम उसके पीछे है, जल्दी उसकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। ये कुछ समय पहले की बात है, लेकिन आउट ऑफ फियर उस बालिका ने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था। बाद में उसने अपने जब परिवार से बात शेयर करी कि मेरे साथ एक समय ऐसा हुआ था, तब जो है ये पुलिस ने फिर जो हमारी लेडी सब इंस्पेक्टर है उसने वो पीड़िता के साथ बात करी। फिर जब बताया गया कि जब ये पुलिस मुतमिन हुई कि वास्तव में ऐसा हुआ है, तब ये तत्काल मुकदमा लिख के पुलिस अपनी कार्रवाई हमने शुरू करी है। चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में भारी बारिश और ठंड के चलते 27 भेड़ों की मौत हो गई है। धारचूला के रहने वाले पशुपालक भगत सिंह टनकपुर से अपनी भेड़ों को लेकर लौट रहे थे। वो वहां से लौट रहे थे। उस दौरान में बलाई के जंगलों में मूसलाधार वर्षा और निमोनिया की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। सूचना मिलती ही पशु चिकित्सक डॉक्टर जेपी यादव की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने प्रभावित पशुपालक को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और जो बकरियां जैसे जो हेल्दी थी उनकी मौत नहीं हुई, जो बकरियां थोड़ी कमज़ोर थी जिनके बाल कटे हुए थे उनमें मेन है कि उनका जो बाल है इंसुलेशन का काम करता है, वो ठंड को सहन नहीं कर पाई और अचानक कोल्ड शॉक के हाइपोथर्मिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका नुकसान करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए के करीब उनका नुकसान हुआ है। और अन्य भेड़ें तो और बकरियां वगैरह ठीक है, उनको हमने दवाई वगैरह दे दिया है। और जो बकरियां मरी हैं उनका हमने पोस्टमार्टम भी किया, उसमें मेन में लंग्स में लीजन मिला है कि मेन हाइपोथर्मिया के कारण उनकी डेथ हुई है। रामनगर में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और शिक्षा विभाग की टीम ने स्टेशनरी दुकानों और निजी स्कूलों पर छापेमारी की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में अभिभावकों पर विशेष दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव डालने का खुलासा हुआ है। एसडीएम ने बताया है कि स्कूल संचालक द्वारा निजी प्रकाशकों की किताबें स्कूल से बेचना गैर कानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त रिपोर्ट भेजी जा रही है। डीएम सर के सख्त निर्देश हैं कि जितने भी हमारे बुक सेलर्स हैं, स्कूल्स हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने जो दुकान है, स्टेशनरी वाली जो दुकानें हैं उनके साथ कोई टाइप तो नहीं किया है और अभिभावकों को मजबूर तो नहीं किया जा रहा है कि जो बुक्स है, जो संबंधित स्कूल की जो बुक्स है वो वहीं से ही खरीदनी है। तो इसी को लेके आज हम लोगों ने आपका शिक्षा विभाग भी साथ में था, बीओ साहब साथ में थे, लगभग 10 दुकानों पे हमने आज छापेमारी की कार्रवाई की है और उसमें स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि
कहीं ना कहीं इन लोगों का उनके साथ टाई अप है, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे बुक्स खरीदने आए थे जो अभिभावक थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि हमको ये बताया गया है स्कूल के माध्यम से कि केवल वहीं आपकी बुक्स मिलेगी, वहीं से आपको खरीदनी है और अन्य जगह से बुक्स नहीं मिलेगी। तो मजबूरन अभिभावकों को उसी दुकान पे जाना पड़ रहा है और महंगी जो किताबें वो खरीदनी पड़ रही हैं। देहरादून पुलिस ने शातिर अपराधी जावेद उर्फ अंडा को 6 महीने के लिए जिला बदल कर दिया है। विकासनगर निवासी आरोपी पर चोरी और नकबजनी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को हिमाचल सीमा तक ले जाकर जिले से बाहर कर दिया। पुलिस ने चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि तक जिले में प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई होगी। विकासनगर में महिला से चेन छीनने का एक प्रयास करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 अप्रैल की शाम बाइक सवार 2 युवकों ने दंपति का पीछा कर लूट की कोशिश की थी। साहस दिखाते हुए दंपति ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल सीज कर दी है। गिरफ्तार आरोपी ने नशे की लत के कारण वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल फरार साथी की तलाश जारी है। रुड़की से लापता हुआ 14 वर्षीय बालक क्रिकेट खेलने के जुनून में कई राज्यों की सैर कर आखिरकार सकुशल मिल गया है। 26 मार्च को गंग नहर कोतवाली क्षेत्र से लापता हुए इस बच्चे को पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सवाल ने बताया है कि बालक के गायब होने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगातार छानबीन कर रही थी। तो वहीं 4 टीमों ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अमृतसर तक अभियान चलाया। पूछताछ में बालक ने बताया कि वे अपना सपना पूरा करने के लिए घर से निकला था और इस दौरान मथुरा, वृंदावन, राजस्थान तक घूमता रहा। पुलिस ने बालक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सकुशल वापसी पर परिवार ने पुलिस का आभार जताया है। छब्बीस 3/2026 को आज से करीब 15 दिन पहले एक बच्चा जो 14 साल की उम्र का है घर से निकला और वापस नहीं आया। एक दिन तक 24-25 घंटे तक परिजनों का कहना था कि वो खुद आसपास पड़ोस में और रिश्तेदारी में ढूंढते रहे। जब उन्हें लगा कि शायद उनकी पहुंच से बच्चा दूर चला गया तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना 27 तारीख को दी। उसी समय थाने स्तर से 2 टीमें बनी और हमारी ASTU की भी टीम होगी, वो भी इसमें काम करे। तो फाइनली आज मॉर्निंग आवर में परिजन और हमारी पुलिस की टीम को ज्वाइन, उन्होंने जो CCTV देख रहे थे तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन में बच्चा किसी प्रतीक्षालय में जहाँ रेस्ट रूम होता है वहां पर सोता हुआ मिला। बच्चा स्वस्थ है। बच्चे से भी जो प्रथम दृष्टया हमारी लेडी ऑफिसर ने बात की है तो उसका कहना था कि मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा था और घर से मुझे थोड़ा नहीं मौका दे रहे थे तो मैं घर से निकल गया। तो जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।